और साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज का इस सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस सेशन से जो हम आज आपको कराने वाले आपके TRE 4 के एग्जाम में लगभग यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम आप कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आज की इस क्लास में जो भी आपके 50 से 55 क्वेश्चन होने वाले वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे विद डिटेल डिस्कशन के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। और फिर आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट है, अगर आपको अंत तक सेशन देखने पर पसंद आए तो जरूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए ना जाना। देखते हैं कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। सबसे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब की किसने किसने उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता जी, बिल्कुल उन्होंने इसकी स्थापना की। KT तेलंग जी ने, इन्होंने भी इसकी स्थापना की। आपके तैयब जी ने, इन्होंने, इनका पूरा नाम बदरुद्दीन तैयब जी है, तो इन्होंने भी इसकी स्थापना की आपकी किसके, बम्बई प्रेसिडेंसी की। तो इसीलिए इसका जवाब आपके उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। कहता है कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य क्या था, अगर आपसे एग्जाम में इसका उद्देश्य पूछा जाए तो लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपके BPSC के एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो प्लीज आप लोग सारे क्वेश्चनों को विधिवत समझते हुए चलिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उनको लिखते हुए चलिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। फिर से आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका भी जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग जरूर एक बार बोलिए अपने मन से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, इन्होंने भारत संघ की स्थापना की थी या इसके संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन के अगर एग्जाम में पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। और कहाँ पर की, कलकत्ता में की। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कब की, तो 26 जुलाई 1876 को। और किसने किसने की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आपके आनंद मोहन बोस के सहयोग से। और कहाँ पर की, आपके कलकत्ता में। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान भी प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन भी चलाया। फिर कहता है कि इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, किस वर्ग को प्रधानता दी गई थी, तो याद रखना इसमें आपके जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग के लोगों को प्रधानता दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया। तो अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आपके आनंद मोहन बोस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कहता है आपसे कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो याद रखना फिर से आपका जवाब सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। यानी जब आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इससे पहले पूर्व पूछा गया कौन सी सबसे प्रमुख संस्था थी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग, तो इससे पहले आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो सबसे प्रमुख संस्था थी आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कहता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो याद रखना इनको कब हटाया गया था। आपके जो भारतीय सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इन्होंने पास किया था, उससे इनको कब हटाया गया। तो याद रखना ये ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला ऑप्शन आपका 1874 है, दूसरा आपका है 1877, इसके अलावा आपके ऑप्शन है 1892 और 1885। तो याद रखना आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को जो है सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट
यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1876 ईस्वी में क्या किया गया, इन्हें पद से हटाया गया। याद रखना कब हटाया गया, आपके 1874 में। किस वजह से, एक मामूली सी भूल की वजह से। और वो भूल आप लोग जानते हो, उनकी एज को लेकर भूल थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो याद रखना, आपके राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे राजा राम मोहन राय जी थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, कहता है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों को, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख भी लिखे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले आपके राजा राम मोहन राय ने दिया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय ने। ऐसा किसके द्वारा लिखा गया, तो आपके बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया है। कहता है कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई आपके किस वर्ष में, 80 में, 1800, 1882 में, या 81 में, या 83 में। तो इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप लोग जरूर याद रखना, मद्रास महाजन सभा की स्थापना आपके 1884 में की गई। ये डेट आप लोग जरूर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसका एक्सप्लेन। कहता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चालू व एस रामास्वामी मुदालियर के द्वारा की गई थी। आपके देखते हैं कुछ मिलान वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी समझते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 2 को उनके नेताओं की सूची को 2 से मिलाइए। सबसे पहली सूची आपकी फर्स्ट है, सूची सेकंड है। चलिए हम लोग मिलाने का कार्य करते हैं। कहता है कि इंडियन, देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। इंडियन एसोसिएशन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है। मद्रास महाजन सभा, तो एस वीर राघवाचार्य। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना आपके किसने की, एग्जाम में पूछा जाए तो आपके जस्टिस नराडे। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जस्टिस रनाडे यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग फिर से यहाँ पर मिलाने एक बार पढ़ लीजिए। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, देखिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा आनंद चालू, ठीक है। आप लोग इसका एक्सप्लेन पढ़ लेना। अब देखते हैं जो नया टॉपिक आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ पर ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, अंत तक ये सेशन, क्योंकि यहीं से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के क्या कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉपिक का। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बीपीएससी टीआरई 3rd के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जरूर एक बार लिखिए, 72 प्रतिनिधियों ने आपके प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं अच्छे से हम लोग। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले आप लोग याद रखना 1885 ईस्वी में किसके द्वारा, आपके एओ ह्यूम के द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 78 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे, 21 सदस्य आपके मद्रास से थे, 3 सदस्य आपके बंगाल से थे और 7 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश एवं अवध से थे। 3 सदस्य जो हैं वो आपके पंजाब से सम्मिलित हुए थे, ठीक है। फिर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना WC बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी ने आपके जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके प्रथम महासचिव अगर एग्जाम में पूछा जाए स्वयं कौन थे, तो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी आपके एओ ह्यूम जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपके किस स्थान पर हुआ था।
तो जो आपका प्रथम अधिवेशन था ये आपके बम्बई में हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने एक्सप्लेन में अच्छे से पढ़ा होगा। फिर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो आप लोग ये भी अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ के आए। 1885 ईस्वी में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। फिर से पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने, तो आप लोग जानते हैं एओ ह्यूम ने की थी। फिर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, फिर से आपका यही जवाब हो जाएगा एओ ह्यूम। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। फिर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना ये आपके असैनिक सेवक थे जिन्होंने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, या इसके यही लोग क्या थे, संस्थापक थे। कौन लोग, असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। 7 नंबर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये आपके मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। 8 देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। कहता है कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो याद रखना दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहता है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपके 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा इनका उद्देश्य नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला उद्देश्य आपका क्या कहता है। कहता है कि देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। जी बिल्कुल, ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, और पूछा गया नहीं कौन सा था। ऑप्शन नंबर बी कहता है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो ये भी आपके इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था, तो इसीलिए इसका आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का कौन सा उद्देश्य नहीं था पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए आपकी सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो हमने अभी आपसे इसके ऑप्शनों के साथ डिस्कस किए, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। तो आप लोग जरूर 1 मिनट यहाँ पर रुककर सारी चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। कहता है कि एनी बेसेंट आपकी मूलतः पूछ सकता है कि कहाँ की निवासी थी, तो आप लोग जरूर याद रखना आयरलैंड की निवासी थी। कहता है कि वे वर्ष 1907-33 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। कहता है कि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन आपकी कांग्रेस की बनी, तो आप लोग बोलेंगे सरोजिनी नायडू जी। दूसरी महिला अध्यक्ष यही बनी थी आपकी। कहता है कि वर्ष 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी रहीं। तो भारतीय मूल की अगर पूछता है तो आप लोग सरोजिनी नायडू देंगे, और वैसे अगर पूछता है तो आप लोग एनी बेसेंट को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है कि किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो अभी आपने एक्सप्लेन अगर ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो वो आपकी 1925 में बनी थी। तो यहाँ पर कोई आपका ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना वो आपकी सरोजिनी नायडू जी थी। तो 12 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही जवाब बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो याद रखना जो आपका द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसमें जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी थी, तो आप लोग जरूर याद रखना 33 थी उसमें संख्या। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कहता है कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 27 से 30
दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल पूछा जाए कितने सदस्य पंजीकृत थे, तो 436। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, दूसरे सम्मेलन में आपकी कितनी हो गई, 33 हो गई। तीसरे में अगर बात करता है तो 81 याद रखना। चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई। तो इस तरीके से संख्या जो है वो आपकी बढ़ती गई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते क्या कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, द्वितीय पूछा गया मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सायानी जी। ठीक है, तो 15 का आपका सही जवाब सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष आपके रहीमतुल्लाह मोहम्मद सायानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर बात करते हैं आपसे एग्जाम में, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे आपके। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, 16 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अभी आपने एक्सप्लेन पढ़ा था, तो बदरुद्दीन तैयब जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने के गौरव आपके बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया के अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपके चित्तरंजन दास जी आपके गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इनके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन एक दो जरूर बन सकते हैं। कहता है कि वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद आपके चित्तरंजन दास को गया कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं को भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति का नया आयाम देने का भी आपके प्रयास किया। परंतु क्या होता है, श्री राजगोपाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एन.जी. रंगा अयंगर आदि नेताओं ने जो है परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। कहता है इसी अधिवेशन में क्या होता है, काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। फलस्वरूप कहता है कि चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत जो है उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 18 महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना 1924 में जो आपका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन आपके बेलगांव में हुआ था। कहता है दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में क्या होता है, एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित भी किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपसे। कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ऐसा आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 19 का सही जवाब आपका सी सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। यह समझौता जो है इसको लखनऊ समझौते के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो आपका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था इसको अदर हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपके लखनऊ समझौते के रूप में जानते हैं। यह कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आप समझ सकते हैं इसके कितने दोनों नाम आपको याद रखने, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो ऐसा आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। देखिए आपके 1997, 2003 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर कहता है फिर से वही पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपका 27वां अधिवेशन है ये आपके बांकीपुर में हुआ। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग।
कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर कहाँ है, आपके बिहार में। इसी के चलते ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ पर संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके RN मुदोलकर ने की। इसी अधिवेशन में क्या होता है, A.O. होम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिवेशन में आपके A.O. होम को कांग्रेस का पिता कहा गया, तो यही आपका जो अधिवेशन हुआ था 27वां अधिवेशन में। और कहाँ हुआ था, ये जो आपके बांकीपुर में हुआ था, वहीं पर आपके A.O. होम को कांग्रेस का पिता कहा गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके 7/12/2023 के पेपर में पूछा गया था। कहता है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के आपके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना उस अधिवेशन के आपके अध्यक्ष RN मुदोलकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना पटना अधिवेशन के अध्यक्ष फिर से आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी RN मुदोलकर जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछता है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, उपयुक्त विचार किस नेता का था, तो याद रखना ये जो है किस नेता का विचार था, तो ये आपके लाला लाजपत राय का था। तो ऑप्शन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। किस में किया था, तो आपकी यंग इंडिया नामक पुस्तक में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी मानते थे। जो आपकी कांग्रेस है इसको किसके दिमाग की उपज मानते थे, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए भी किया है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही या उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था, तो याद रखना ऐसा आपके लाला लाजपत राय जी ने कहा था। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन के बारे में। चलिए यहाँ पर और सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कहता है लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 क्या कहता है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना ऐसा आपके किसने कहा था। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा आपके लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो 27 का आपका जवाब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ भी नहीं है, अतः इसे ख़त्म भी किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े जो प्रवक्ता थे वो लॉर्ड कर्जन ने। 1900 में कर्जन ने कहा मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। यह मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में क्या होता है, उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 भी महत्वपूर्ण है। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये भी कथन आपके लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कहते हैं। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में ऐसा कहा, तो याद रखना किस राजनीतिक संगठन के बारे में आपके रजनी पाम दत्ता ने ऐसा बोला था, तो वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं क्या कहते हैं। इससे पहले इसका एक्सप्लेन भी समझ लेते हैं सारी बातें। रजनी पाम दत्ता ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो या इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन
को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ऐसा आपके अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था। कहता है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। ये बात जरूर याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। फिर कहता है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हुई? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर? जी बिल्कुल। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर? जी इस पर भी विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी आपकी। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर? जी ये भी बात सही है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ये सारी विभाजन की प्रक्रिया थी आपके प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों को अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में क्या थे आपके असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया था, इस वजह से जनता को नहीं रख पा रहे थे। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल भी नहीं कर पाते थे। वे महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियां ना ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही क्या थे आपके गलत थे। लाइन आपसे कहती है कि नरमपंथी यह समझ ही नहीं पाए कि सरकार जो है गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कहते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ऐसा आपके जो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड की बात करता है तो अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समझ ढुल मुल रवैये अपनाने के कारण जो है अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं। फिर से पूछा गया न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो अरविंदो घोष जी ने लिखा। कहता है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये काफी महत्वपूर्ण है, को अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया। एसेस ऑफ द गीता, सिंथेसिस ऑफ द योगा, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, उनकी अन्य कृतियां भी हैं। इनको जरूर याद रखना, सारी कृतियां इनकी काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? द्वितीय की बात हो रही है तो कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपके डबल 3 हमने बोला था, ऐसे याद रखना है। द्वितीय मतलब डबल 3, यानी 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने। चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं और सारी चीजें जो भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27-30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, दूसरे में 33 हो गई, और तीसरे सम्मेलन में आपकी 81 हो गई, और चौथे में आते आते 221 पहुंच गई। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गर्म दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखना ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उस टाइम जो है आपके कौन थे? वो आपके थे अंबिका चरण मजूमदार जो थे, ये आपके 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जरूर याद रखना ये बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब आपका बी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है वर्ष 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गर्म दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते में इसी अधिवेशन में हुआ था। ये याद रखना, अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में आपके कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, तो आपके लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है, काफी महत्वपूर्ण है। 1918 में
मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट भी गए। जिन्होंने गठन किया किस चीज़ के आपका, तो याद रखना उन्होंने गठन किया था आपके इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। तो इस तरीके से 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव भी रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए क्या किया, तत्कालीन जो आपके वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर जो है भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षकों से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई, जरूर याद रखना 1918 में। इस रिपोर्ट को लेकर क्या होता है, कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उदारवादी जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, वर्ष 1919 में क्या होता है, कांग्रेस से अलग होकर जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना भी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कहता है, ये जरूर याद रखना कि इसमें से कौन उनके मतलब खिलाफ था। इस जो आपका ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, कौन इनके पक्ष में था, कौन इनके विपक्ष में था, फिर वो लोग किस के नेतृत्व वाली दल में शामिल हो गए, ये बातें यहाँ से जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं गया अधिवेशन, इससे पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम जरिए जैसे सभाओं के भीतर असहयोग भारतीय राजनीति का नया आयाम देने का प्रयास किया। परंतु क्या होता है, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा अयंगर आदि जो है नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीतिका का आपके विरोध भी किया। इस अधिवेशन में क्या होता है, काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव जब पारित हुआ है तो उसके फलस्वरूप आपकी चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र भी दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की भी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर आपसे 38 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन, फिर से आपका जवाब चित्तरंजन दास जी हो जाएगा। ये आपके 2022 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 39 देखिए, सेम फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। इसका जवाब भी आपका CR दास हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ, अभी आप लोग कितनी बार पढ़कर आए हैं, तो 1922 में हुआ। 41 नंबर क्या कहता है, इस नंबर क्वेश्चन कहता है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो याद रखना वो आपकी कार्यकारिणी कमेटी थी 1937। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल भी पारित किए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का आपके प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42 आपसे क्या पूछते हैं, कहता है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने किसको हराया था, आपके पट्टाभी सीतारमैया को। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित अध्यक्ष हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, याद रखना। फिर कहता है कि लेकिन उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। क्योंकि किस लिए इस्तीफा दिया था, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो इनकी जीत से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका समर्थन आपके किसको था, पट्टाभी सीतारमैया को था, इसी वजह से। फिर कहता है लेकिन उन्होंने अप्रैल
1939 में इस वजह से क्या अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफा दे दिया। फिर कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह पर नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछता आपसे, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उस टाइम आपके पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। कहता है कि वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्वाचित बने थे, निर्विरोध वो भी। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार भी अध्यक्ष बने। परंतु क्या होता है, कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के आपके नए अध्यक्ष बन जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो याद रखना वो आपके कौन राजा थे जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में। वो आपके कौन राजा थे, कहाँ के थे, तो आपके दरभंगा के राजा थे। तो इस तरीके से 44 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहता है वर्ष 1888 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की। तो याद रखना वो आपका अध्यक्ष कौन था, तो वो आपके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी थे। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक सबसे पहले तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब से कब तक, 1940 से 46 तक। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में, लॉर्ड वेबल 1945 में, दोनों से वार्ताएं इन्होंने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना जब आपके भारत का विभाजन हुआ उस टाइम अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब आपके वो जेबी कृपलानी जी थे। पढ़ लेते हैं इनके बारे में हम लोग हैं। कहता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। कब, नवंबर 1946, वो भी मेरठ। तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 में जयपुर की अध्यक्षता पूछा जाए किसने की, तो पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव में 1924 में की। जवाहरलाल नेहरू ने आपके लाहौर में, लखनऊ एवं फैजपुर में दिसंबर 1929, अप्रैल 1936, ठीक है। तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची की अध्यक्षता की, और जो कराची अधिवेशन था वो आपके 1931 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी इस अधिवेशन की अध्यक्षता। कहता है कि नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। तो वे कौन थे, आपको जरूर याद रखना है, वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। और बैठक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना कि इसकी बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1942 को। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो याद रखना, चलिए देखते हैं आपके पहली बार जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे आपके कांग्रेस के किस अधिवेशन में,
तो याद रखना 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कराची अधिवेशन में आपके सबसे पहले मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, कराची अधिवेशन 1931 में। चलिए यहाँ पर सारी बातें अच्छे से पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आप लोग जानते हैं कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपके किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। 29-31 मार्च को 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा भी था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो याद रखना आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोग ऊपर से सारे क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं तो हमने सबसे पहले तो यही बात आपको क्लियर रखना है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आपके कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सबसे पहले 2 बार बने। तो अगर 2 बार बने हैं तो किसी न किसी ईस्वी में बने होंगे। तो याद रखना सबसे पहले आपके 1938 में, फिर आपके 1939 में। ये दोनों जो वर्षों में है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी रहे हैं। तो इस तरीके से इसका जवाब आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। कहता है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, वो भी निर्विरोध। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित जो आपके उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको उन्होंने पराजित किया और कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष भी बन गए। परंतु क्या हुआ, एक बात याद रखना है आपको, महात्मा गांधी से समर्थित उम्मीदवार आपके पट्टाभी सीतारमैया थे। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे उनका पूरा समर्थन किसको होगा? तो इन्हीं को होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जीतने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो इसी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि महात्मा गांधी जी नाराज हैं, तो इसीलिए जो है उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। और इसके बाद में क्या होता है, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं, क्या कहते हैं? किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ऐसा आपके किसने कहा था? तो याद रखना ये आपके 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका द इंडियन मिरर में ऐसा कहा गया था। क्या कहा गया था? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। ये आपके किस अखबार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा गया था? तो द इंडियन मिरर में ऐसा लिखा गया था। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 में लिखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपके साथ 51 क्वेश्चन डिस्कस किए और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल स्टार्ट होगा। और इससे पहले आप लोगों से यही हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को क्लास हमारी पसंद आई हो, हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण लगे हो, तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको इतने बेहतरीन अभी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे कि आपको लगेगा कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी, जब तक आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम आपको यूथ के प्रोवाइड कराएंगे और हम आपको रुक्मणी प्रकाशन के तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जब आप लगभग 30 से 40 सेट की प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।